हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम ऑर्डर 21 डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी का। सो दिस इज द मोस्ट लेंथीएस्ट ऑर्डर इन योर सीपीसी, जिसमें टोटल 106 रूल्स हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि 106 के 106 रूल्स जो हैं आप पढ़ लो और उसको याद रखो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इसके रूल्स हैं, जहाँ से मोस्टली जर्नल क्वेश्चंस किसी भी स्टेट का चाहे जुडिशरी का एग्जाम है उसमें से पूछे जाते हैं, सो वो सारे रूल्स जो हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट जुडिशरी एग्जाम या फिर आप लॉ के एग्जाम्स के लिए, देन यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर वेरी एंड इंटरेस्ट फॉर न्यू वीडियोस इन नेट लॉ। सो हर तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। So just start with our first, that is Order 21, Execution of Decrees and Orders, Payment under Decree. सो सबसे पहले जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसमें मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है दैट इज पेमेंट अंडर डिक्री। सो पेमेंट अंडर डिक्री में हम सबसे पहले रूल 1 आता है। सो रूल 1 हमें बताता है कि मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर डिक्री। सो अगर कोई डिक्री पास की है कोर्ट ने, सो मनी कैसे पे की जा सकती है। कोर्ट ने सपोज डिक्री पास कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये मनी जो है वो पे करनी है, तो कैसे वो पे की जा सकती है। सो देयर आर certain ways that are given here। ठीक है, कुछ ways जो है हमें इसमें दिए हुए हैं। See that can be paid into the executing court। ठीक है, जो कोर्ट एग्जीक्यूशन कर रही है उस कोर्ट में पे की जा सकती है। वो बाहर पे की जा सकती है डिग्री होल्डर को, या फिर अगर कोई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है उसके अकॉर्डिंग भी जो है उसको पे किया जा सकता है। सो जो जजमेंट लेटर है, सी एक होता है डिग्री होल्डर, एक होता है जजमेंट लेटर। डिग्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिग्री पास की जाती है। जजमेंट होल्डर को व्हाट इज दैट इज जजमेंट लेटर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की जाती है। सो वन इज डिग्री होल्डर, वन इज जजमेंट लेटर। सो जजमेंट लेटर जो है किसी भी इनमें से किसी भी वे में जो है किसी भी मोड में वो पे कर सकता है। जो भी अमाउंट है वो डिग्री होल्डर को जो है वो पे कर सकता है। सो ये कहता है कि ऑल मनी पेएबल अंडर डिक्री शैल बी पेड बाय डिपॉजिटिंग इनटू द कोर्ट। ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट कर रही है कैसे किया जा सकता है? या तो कोर्ट को भेज सकता है पोस्टल मनी ऑर्डर से, या फिर बैंक से आउट ऑफ द कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू द डिक्री होल्डर बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, या फिर बैंक के थ्रू, या फिर जैसे कि कोर्ट जो है डायरेक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पे किया जा सकता है। सो वेयर द जहाँ पे मनी जो है पोस्टल मनी ऑर्डर से जो है पे किया जाता है, तो उसमें नंबर ऑफ ओरिजिनल सूट, नेम ऑफ द पार्टीज, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी जाएंगी। सो दिस सेज दैट कि सपोज डिग्री होल्डर जो है रिफ्यूज कर देता है, उसने पोस्टल मनी ऑर्डर जो है लेने से वो मना कर देता है, या पेमेंट बैंक के थ्रू, इंटरेस्ट शेल सीज टू रन। इंटरेस्ट उस दिन से जो है उसके ऊपर पढ़ना खत्म हो जाएगा जिस दिन से ऑन विच द मनी वॉज टेंडर टू। क्योंकि वो तो जजमेंट डेटर तो उसको पे कर रहा था, बट उसने रिफ्यूज किया, उसने उसको लेने से मना किया। सो वेयर द ही अवॉइड्स एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्टल मनी ऑर्डर पेमेंट थ्रू बैंक, interest shall cease to run from the date on which the money would have been tendered to him in the ordinary course of business if the of the postal authorities or the bank as the case may be। नेक्स्ट इज दैट इज रूल 2। रूल 2 कहता है कि अगर कोर्ट के बाहर पेमेंट होती है तो उसमें क्या क्राइटेरिया। सो अगर कोई भी मनी जो है वो बाहर पे होती है, अंडर अ डिग्री ऑफ एनी काइंड इज पेड आउट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, बाहर पे होती है फुली, जितनी भी मनी है वो पूरी पे होती है बाहर, या फिर उसका कोई पार्ट जो है वो पे होता है इन पार्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री होल्डर, तो डिग्री होल्डर सर्टिफाई करेगा। डिग्री होल्डर जो है कोर्ट को बताएगा कि ऐसी पेमेंट या ऐसी एडजस्टमेंट हो चुकी है, जिसकी ड्यूटी है उसको एग्जीक्यूट करने की, वो उस कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा एंड कोर्ट जो है उसको रिकॉर्ड करेगी सेम अकॉर्डिंगली। फर्दर ये कहता है कि जजमेंट डेटर या फिर कोई भी पर्सन हु हैज बिकम श्योरिटी, जिसने श्योरिटी दी है जजमेंट डेटर की, वो भी कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है ऐसी पेमेंट या ऐसी एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि या तो फुली पे कर सकता है, या फिर डिग्री होल्डर की सेटिस्फेक्शन जितनी होती है वो पार्ट भी पे कर सकता है, दोनों में एडजस्टमेंट हो सकती है। सो वो कोर्ट को जजमेंट डेटर भी जो है वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है एंड अप्लाई टू द कोर्ट, एंड वो कोर्ट को अप्लाई करेगा कि वो नोटिस इश्यू करे किसको, डिग्री होल्डर को, कि वो ये शो पोज करे ऑन ए डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट कि ऐसी पेमेंट या एडजस्टमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। एंड इफ आफ्टर द सर्विस ऑफ सच नोटिस डिग्री होल्डर स्टिल फेल कर जाता है, वो रीजन नहीं शो कर पाता व्हाई द पेमेंट और एडजस्टमेंट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, तो कोर्ट उस चीज को रिकॉर्ड कर लेगी अकॉर्डिंगली। सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। सो फर्दर दिस सेज दैट इसमें जस्ट गिव मी अ सेकंड।
There is a sub rule 3 that is attached to rule 2 of order 21. So this says that ये prohibit करता है executing court को from recognizing any payment or adjustment which has not been certified or recorded. So अगर कोई payment या adjustment जिसको certified या record नहीं किया गया है, so shall not be recognized by any court executing the decree. So that's why rule 2 is given कि उसको certify करना जरूरी है, उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. दैट्स वाई इंफॉर्मेशन जो है डिग्री होल्डर देगा. अगर डिग्री होल्डर ने नहीं दिए देन वो जजमेंट डेटर देगा. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेमेंट? सो अगर एक बार पेमेंट होगी सो दैट मीन्स दैट इज अ वैलिड डिस्चार्ज ऑफ द डिग्री अगेंस्ट द जजमेंट डेटर. मतलब कि जजमेंट डेटर ने जो भी मनी कोर्ट ने बोला था पे करने के लिए उसने वो पे कर दी है. नाउ नेक्स्ट हम जो रूल्स पढ़ेंगे दैट इज एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन. सो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कौन लगाएगा? ठीक है, कौन लगा सकता है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन? दैट इज गिवन अंडर योर रूल 10 में हमें दिया हुआ है. सो दिस सेज कि कौन लगाएगा? या तो वो डिग्री होल्डर लगा सकता है, ठीक है, जिसके फेवर में कोर्ट ने डिग्री पास की है वो कोर्ट में लगा सकता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए. सो वेयर द होल्डर ऑफ द डिग्री डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट, वो कोर्ट में अप्लाई करेगा. जिसने पास किया है ऑफिसर जो कोर्ट ने अपॉइंट किया है. अगर कोई भी डिग्री जो है उसको सेंड किया गया, वी नो दैट डिग्री कैन बी सेंड टू द अदर कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन. देयर आर सर्टेन एरियाज दैट इज गिवन कि कहाँ पे एक डिग्री को जो है सेंड किया जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए. दैट इज गिवन इन सेक्शन 39 में दिया हुआ है. सो इफ द डिग्री हैज बीन सेंट टू अनदर कोर्ट देन टू सच कोर्ट, या फिर उस कोर्ट को जो है डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकता है या उस कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को वो अप्लाई कर सकता है. इसके अलावा जो है who will apply for the execution of the degree. ठीक है, इसके अलावा कौन अप्लाई कर सकता है? दैट इज एलआर कैन अप्लाई. ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिग्री होल्डर. अगर डिग्री होल्डर की डेथ हो चुकी है, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द डिग्री होल्डर, कोई भी पर्सन अगर क्लेम कर रहा है डिग्री होल्डर के अंडर देन दैट कैन अप्लाई अंडर योर सेक्शन 146 ऑफ सीपीसी. सीपीसी जो है आप ऑर्डर्स और सेक्शंस को आपको कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे ही उसको जो है नहीं पढ़ सकते हो. और कौन कर सकता है? द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री होल्डर. अगर डिग्री होल्डर ने किसको ट्रांसफर कर दिया अपना, दैट इज द डिग्री ट्रांसफर कर दी है बाय एन असाइनमेंट इन राइटिंग या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, देन वो भी अप्लाई कर सकता है. दिस इज गिवन वेयर? दिस इज गिवन अंडर योर सेक्शन 49 में हमें ये दिया हुआ है. रेड विद योर रूल 16. रूल 16 में हमें दिया हुआ है दैट हु कैन अदर. सो एक तो हो गया डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकता है. सेकंड हमने क्या देखा था? एलआर अप्लाई कर सकता है अगर डिग्री होल्डर की डेथ हो चुकी है. और कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन, एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर द डिग्री होल्डर, या फिर ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री होल्डर कैन अप्लाई. सो नेक्स्ट इज अगेंस्ट whom एग्जीक्यूशन में बी टेकन आउट. किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन जो है की जा सकती है? अगेंस्ट whom हमने देखा अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई कौन करता है? डिग्री होल्डर वगैरह हमने देखा. सो किसके अगेंस्ट की जा सकती है? जजमेंट डेटर के अगेंस्ट. सो किसके अगेंस्ट की जाएगी? दैट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, या फिर दैट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट द एल्लार्स ऑफ द जजमेंट डेटर. एल्लार्स के अगेंस्ट अप्लाई की जा सकती है अगर जजमेंट डेटर की डेथ हो चुकी है. ठीक है, बट जो एलआर है वो उतने ही एक्सटेंट तक लायबल होंगे जितना हिस्सा प्रॉपर्टी का डिसीज्ड का उनके पास आया है. नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें लगाई जाएंगी? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहता है कि वेयर अ डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. जहां पे डिक्री पेमेंट ऑफ मनी के लिए है तो कोर्ट क्या करेगी? वेयर द डिक्रीज फॉर द पेमेंट, द कोर्ट में ऑन द ऑरल एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ डिक्री ऑर्डर. सो अगर तो पेमेंट ऑफ मनी के लिए सो ऑरल एप्लीकेशन लगा के डिक्री होल्डर की कोर्ट ऑर्डर कर देगी इमीडिएट एग्जीक्यूशन. किसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कराया जाए? या तो अरेस्ट करके जेडी को प्रायर टू द प्रिपरेशन ऑफ द वारंट if he is within the premises of the court. So this is what is given here. But यहाँ पे तो अगर पेमेंट ऑफ मनी डिक्री वहां पे तो ऑरल एप्लीकेशन लग सकती है. अगर रिटर्न, अगर पेमेंट ऑफ मनी डिक्री के लिए नहीं है, कोई और चीज के एग्जीक्यूशन के लिए, तो ऐसी एप्लीकेशन हमेशा राइटिंग में लगाई जाएगी. सो ये कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सब रूल 1. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना पेमेंट ऑफ मनी में ऑरल एप्लीकेशन, अदरवाइज रिटर्न एप्लीकेशन. एवरी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री शेल बी इन राइटिंग. राइटिंग में होगी, साइन होंगे, वेरीफाई होगा. कौन वेरीफाई करेगा? एप्लीकेंट या कोई और पर्सन. Prove to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case and shall contain in a tabular form from the following particulars, namely number of suit, name of the parties, date of the decree, whether any appeal has been preferred from the decree. So ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी जाएंगी. एक टेबुलर फॉर्म में जो है ये सारी चीजें उसमें
लगाई जाएंगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट टू स्टेट ग्राउंड। सो जहां पे एप्लीकेशन लगाएगी अरेस्ट के लिए, डिटेंशन के लिए जेडी की, सो उसमें एक एफिडेविट लगाया जाएगा कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो अरेस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। कोर्ट को पता तो होना चाहिए ना कि ऑन दीज ग्राउंड्स ही इज अप्लाइंग फॉर द अरेस्ट। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन। अगर कोर्ट को हमने देखा कि एप्लीकेशन लगाएगा वो कोर्ट में, सो अगर कोर्ट को एप्लीकेशन मिल गई, उसका प्रोसीजर क्या है वो हमें कहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम उसके रिगार्डिंग जो है रूल 17 देखते हैं। सो जिस वे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप इस वे से इसको करोगे तो आपको ये, क्योंकि हम एक ऑर्डर में करेंगे इसको कि कैसे कैसे, पहले उसने जो है पेमेंट ऑफ मनी डिक्री हमने देखा कि कैसे करवाया जा सकता है, ठीक है। देन वी हैव सीन कि वो एप्लीकेशन लगाया गया, एग्जीक्यूशन के लिए कौन लगा सकता है, किसके अगेंस्ट लगाई जा सकती है ना। जब एप्लीकेशन लगी उसका प्रोसीजर क्या होगा वो हमें रूल 17 में पहले दिया है। सो एडमिशन रूल 17 प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर की क्या फॉलो किया जाएगा ऑन एप्लीकेशन। सो ये सर्टेन करता है, ये ड्यूटी कास्ट करता है कोर्ट के ऊपर। कोर्ट पहले ये देखेगा कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं 11 टू 14 की, क्या उनके साथ कंप्लाई किया गया है। अगर नहीं कंप्लाई किया गया तो जो डिफेक्ट है उसको रेमेडीड किया जाएगा, या फिर उसको जो है कोर्ट अलाउ करेगी कि आप उस डिफेक्ट को जो है रेमेडी करो। क्योंकि हमने देखा रिटर्न एप्लीकेशन में सारी नंबर ऑफ चीजें वो टेबुलर फॉर्म में लगानी होती है, उसने नहीं लगाई, अदर थिंग्स ही हैज नॉट डन, सो कोर्ट विल गिव हिम टाइम। अगर वो डिफेक्ट स्टिल स्टिल वो डिफेक्ट नहीं सही होता है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर देगा। द कोर्ट शेल रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ दैट इज नॉट रेमेडिड विद इन द पीरियड। सो द जो प्रोविजंस है इस रूल की वो प्रोसीजरल है, ठीक है, दैट आर प्रोसीजरल। नाउ इसके बाद जो है हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। सो हमने क्या देखा कि एडमिशन कोर्ट जो है वो सारी चीजें देखेगा, अगर नहीं लगाए हैं तो कोर्ट अलाउ करेगा कि आप उसको करेक्ट करो, ठीक है। अगर रेमेडी नहीं किया गया तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। नाउ अगर एप्लीकेशन को अमेंड किया गया है, अगर एप्लीकेशन को अमेंड किया गया, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एन एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। एवरी अमेंडमेंट, हर अमेंडमेंट पे साइन होंगे एंड इनिशिएटेड बाय द जज। उसके बाद हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। सो हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन वेयर दैट इज गिवन, सो दैट इज गिवन अंडर योर रूल 105 टू रूल 106 में हमें वो दिया हुआ है। सो लेट्स जस्ट हैव अ rule 105. So hearing of application. So this says the court before which the application under any of the foregoing provision is pending may fix a कोर्ट फिक्स कर देगा हियरिंग के लिए। जहां पे कोर्ट ने फिक्स किया गया है या कोई और डे जहां पे हियरिंग को अर्जर्न किया गया, नहीं आया, जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि एप्लीकेशन को डिसमिस करने के लिए। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द एप्लीकेशन बी डिसमिस्ड। उसके बाद दिस सेज कि अगर एप्लीकेंट अपीयर हो जाता है एंड द ऑपोजिट पार्टी टू हुम द नोटिस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट डज नॉट अपीयर, अगर तो एप्लीकेंट नहीं आया तो कोर्ट डिसमिस कर देगी, ठीक है। वी हैव सीन अगर एप्लीकेंट अपीयर हो गया, ऑपोजिट पार्टी नहीं आई, उसको नोटिस दिया गया, तो कोर्ट उसको एक्स पार्टी भी हियर कर सकती है एंड कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। नाउ एक हम पढ़ते हैं ऑर्डर 9 में, ठीक है, कि सूट के केस में अगर एक्स पार्टी हियर कर लिया तो ऑर्डर 9 रूल 30 में आप एप्लीकेशन लगा के डिफेंडेंट जो है उसको सेट असाइड कर सकता है। नाउ ये एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग है। अगर एग्जीक्यूशन एक्स पार्टी होती है उसको सेट असाइड कैसे करवाया जा सकता है वो हमें 106 में दिया हुआ है। तो कहता है एप्लीकेंट अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर इज मेड अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 105 और द ऑपोजिट पार्टी अगेंस्ट ऑर्डर हैज बीन मेड एक्स पार्टी, ठीक है, एक्स पार्टी अगर किया गया है तो कोर्ट अप्लाई कर सकती है कि आप उसको सेट असाइड करो। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सफिशिएंट रीजन था, किस वजह से जो है कोर्ट में नहीं आ पाया, ठीक है, जो है अपोजिट पार्टी कोर्ट में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सेट असाइड कर देगी उस ऑर्डर को।
सो कोई भी ऑर्डर जो है सेट असाइड नहीं किया जाएगा अनलेस नोटिस ना दे दिया जाए एप्लीकेशन का हैज बीन सर्व्ड ऑन द अदर पार्टी। एंड एप्लीकेशन, अगर कोई एप्लीकेशन लगानी है सेट असाइड करवाने के लिए, वो 30 days के अंदर अंदर लगाई जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर and the notice, and where in the case of ex parte decree order the notice was not served within 30 days from the date when the applicant had knowledge of the order. This is very very important. In fact राजस्थान में तो ये 106 वाला जो है रूल बहुत बार पूछा गया है, सो ये आप जो है इसको ध्यान रखना। उसके बाद जो है अब हमने देखा एप्लीकेशन कैसे लगानी है, ठीक है, प्रोसीजर क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। एडमिशन देख लिया, एप्लीकेशन सुनने का, अगर एक्स पार्टी हो गया उसका हमने देख लिया। नाउ नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन। सो नाउ व्हाट इज दिस की ये कहता है कि शो कॉज नोटिस देना होगा फॉर द इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस टू द पर्सन अगेंस्ट whom execution is applied. So this is given where this is given under your rule 22 of order 21. ये सारे हमें ऑर्डर्स जो हैं वो एक उसमें नहीं दिए हुए हैं, आपको ऐसे ही इनको पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ये आपने याद रखना है, नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस। सी जनरली क्या होता है कि लॉ रिक्वायर नहीं करता कोई भी नोटिस, एनी नोटिस टू बी इश्यूड फॉर एग्जीक्यूशन, बट दिस सेज जहां पे एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए लगाई गई है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज मेड, 2 साल के बाद कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, उसके 2 साल के बाद एप्लीकेशन लगाई जा रही है, एलआर के अगेंस्ट लगाई जा रही है, अगेंस्ट द एलआर ऑफ ए पार्टी टू द डिग्री, उसके अगेंस्ट लगाई जा रही है एप्लीकेशन, साइनी या रिसीवर के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई जा रही है इन इंसॉल्वेंसी। सो कोर्ट जो एग्जीक्यूट कर रही है डिग्री को, वो एक नोटिस इश्यू करेगी जिसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन को अप्लाई किया गया, तो वो शो कॉज करे एक डेट फिक्स पे कि क्यों इस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जाना चाहिए उसके अगेंस्ट, व्हाई द डिग्री शुड नॉट बी एग्जीक्यूट, उसको एक मौका मिलना चाहिए, व्हाई द डिग्री शुड नॉट बी एग्जीक्यूट अगेंस्ट हिम। से जो ये इश्यू ऑफ नोटिस है अंडर रूल 22 में जो दिया गया है, दिस इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर। ये किसका इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रहा है यहाँ पे, ये जजमेंट डेटर का जो है वो उसके हक में जो है ये रूल दिया गया है। सो कहाँ पे नोटिस देना होगा, जहाँ पे 2 साल के बाद अप्लाई किया, एलआर के अगेंस्ट अप्लाई किया, असाइनी या रिसीवर के अगेंस्ट अप्लाई किया, सो वहां पे नोटिस देना होगा। सो ये कहता है नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर देन 2 years having elapsed between the date of the decree and application of the execution if the application is made within 2 years। अगर एप्लीकेशन जो है 2 साल के अंदर की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी अगेंस्ट whom the execution is applied, अगर 2 साल के अंदर की गई है फिर ऐसा जो है कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। Further, what is the procedure after notice? This is given under your rule 23। ये कहता है कि जिसको पर्सन को नोटिस दिया गया अंडर रूल 22, अगर वो अपीयर नहीं होता या वो शो कॉज नहीं करता कि why the decree should not be executed, तो कोर्ट ऑर्डर कर देगी डिग्री को to be executed। The court shall order the decree to be executed where such person offers any objection। अगर पर्सन कोई ऑब्जेक्शन कर देता है टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, द कोर्ट कंसीडर करेगी ऐसी ऑब्जेक्शन को एंड मेक सच ऑर्डर एज इट इज। The court shall consider such objection and make such order as it thinks fit। Now next is what is the mode of execution। एक एग्जीक्यूशन को कैसे जो है उसको सेटिस्फाई करवाया जा सकता है, what are the modes of executing decrees। So that is given where that is dealt under your different rules। तो हमें इसके रिगार्डिंग कहाँ पे दिया हुआ है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इज डेल्ट अंडर योर, एक तो हमें सेक्शन 51 में दिया हुआ है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी से जो एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी से करवाया जा सकता है, दैट कैन बी बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अरेस्ट एंड डिटेंशन से करवाया जा सकता है, पार्टीशन से। सो देयर आर सर्टेन वेज दैट आर गिवन अंडर योर सेक्शन 51 में जो कि हमें दिए हुए हैं। हम उनको किसके साथ पढ़ते हैं, दैट इज आपके रूल के साथ। सो अगर कोई डिक्री है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, सो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है वो हमें रूल 31 में दिया हुआ है। उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है उसको सीज करके ऑफ द मूवेबल एंड बाय द डिलीवरी, उसकी डिलीवरी करवा के, ठीक है, प्रॉपर्टी की। फर्दर दिस सेज दैट और बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर, या फिर अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी की करवा के, या फिर दोनों चीजें।
अगर अटैचमेंट जो है 3 महीने से ज्यादा के लिए है, जजमेंट डेटर स्टिल उसने ओबे नहीं किया एंड डिक्री होल्डर अप्लाई कर देता है कि उसको सेल करने के लिए, एंड ऐसी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है, तो उसे जो भी नेट अमाउंट बचेगा, ठीक है, वो जो है जितना पे करना है वो जजमेंट डेटर को दे दिया जाएगा, बाकी का जो है उसको वापस कर दिया जाएगा। बट अगर जजमेंट डेटर ने पे कर दिया डिग्री को, सारी कॉस्ट पे कर दी है जो भी वो बाउंड है, एंड वेयर द एंड ऑफ द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, कोई भी एप्लीकेशन जो है, नो एप्लीकेशन टू हैव सोल्ड हैव बीन मेड, अगर कोई एप्लीकेशन लगाई गई है तो अटैचमेंट जो है, इफ मेड हैज बीन रिफ्यूज द अटैचमेंट शेल सीज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स इसमें से क्वेश्चन आया है, आपको ये याद रखना है। अगर कोई डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए है, या फिर इंजंक्शन के लिए है, उसको हम कैसे करवा सकते हैं, हाउ दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, उसको कैसे करवाया जा सकता है। So if the decree is for the specific performance of a contract, so party अगर जिसके अगेंस्ट जो है किया गया ऑर्डर, अगर उसने बिल्कुल फेल कर दिया, उसने ओबे नहीं किया, तो उसको सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें, ठीक है। सी देयर आर 3 थिंग्स दैट आर डेल्ट अंडर रूल 32, एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आरसीआर और इंजंक्शन। सो अगर पार्टी जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आरसीआर या इंजंक्शन पास हुई है, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी ऑबे करने का फेल हो जाता है, तो कोर्ट में भी इन्फोर्स्ड, अगर तो आरसीआर की डिग्री है तो सिर्फ प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, उसको डिटेन नहीं किया जा सकता, ये याद रखना, बहुत बार आता है क्वेश्चन। सो अगर तो आरसीआर के लिए तो ओनली प्रॉपर्टी कैन बी अटैच, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन दोनों के लिए है तो उसको जो है दोनों के केस में डिटेन भी करवाया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी करवाया जा सकता है, दोनों चीजें वहां पे हो सकती है, ठीक है। फर्दर ये कहता है, द पार्टी अगेंस्ट whom for the specific performance or injunction has been passed is a corporation, जहां पे कॉर्पोरेशन है तो डिक्री को इन्फोर्स करवाया जा सकता है प्रॉपर्टी को अटैच करके कॉर्पोरेशन की, कोर्ट की परमिशन के साथ, बाय द डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, उसको सिविल प्रिजन में डिटेन करके भी करवाया जा सकता है, ठीक है, दैट कैन बी डन, और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर्स देयरफॉर और बाय अटैचमेंट एंड डिटेंशन। सो फर्दर दिस सेज दैट वेयर एनी जजमेंट, अगर कोई जजमेंट है दैट हैज रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 6 months, वो 6 महीने के लिए फोर्स में है, where any attachment has been remained in force for more than 6 months and still obey नहीं किया डिग्री को, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, इंजंक्शन के केस में, तो उसको सेल किया जा सकता है प्रॉपर्टी को, जो भी नेट प्रोसीड आएगा उससे पे हो जाएगा। अगर जजमेंट डेटर ने ओबे कर दिया एंड उसने बाउंड है वो पे कर, उसने सारा कुछ कर दिया, तो कोई अगर एप्लीकेशन लगाई गई है तो वो जो है नहीं होगी, एंड अगर लगाई गई है तो अटैचमेंट जो है वो सीज कर जाएगी, हैज बीन मेड दैट विल बी सीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने रूल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है इसको याद रखना है, कौन से रूल में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ठीक है। डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है वो हमें 35 में दिया हुआ है। So this says where the decrees for the delivery of immovable property, possession thereof shall be delivered to the party. So जिसके फेवर में किया गया उसको डिलीवर कर दिया जाएगा पोजेशन, और टू सच पर्सन एज ही मे पॉइंट टू रिसीव डिलीवरी, या फिर जहां पे वो पर्सन रह रहा है उसको रिमूव करके जो है उसको बाय रिमूविंग एनी पर्सन बाउंड बाय द डिक्री हु रिफ्यूज, अगर पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट पास की गई वो रिफ्यूज करते वेकेट करने के लिए प्रॉपर्टी को, उसको रिमूव करके जो है किया जा सकता है। So this says जहाँ पे joint possession है immovable property का, such possession shall be delivered by fixing a copy of the warrant, warrant की कॉपी लगा के जो है वहां पे उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बीट ऑफ द ड्रम या कस्टडी मोड से। अगर कोई बिल्डिंग है या एनक्लोजर है टू बी डिलीवर्ड एंड पर्सन इन पोजेशन बीइंग बाउंड बाय द डिक्री डज नॉट अफोर्ड फ्री एक्सेस, द कोर्ट थ्रू इट्स ऑफिसर्स में आफ्टर गिविंग रीजनेबल वार्निंग, कोर्ट जो है रीजनेबल वार्निंग देने के बाद, फैसिलिटी देने के बाद, वुमेन को जो जनरली पब्लिक के सामने नहीं आती है उनको बोलने के बाद विड्रॉ रिमूव और ओपन वो कर सकते हैं, ठीक है, लॉक तोड़ सकते हैं, बोल्ट और ब्रेक ओपन एनी डोर और टू डू एनी एक्ट फॉर पुटिंग द डिक्री होल्डर इन पोजेशन। सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस इज दीज पार्ट्स जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं ना। उसके बाद आता है हमारा, एक होता है क्रॉस डिक्रीज एंड क्रॉस क्लेम्स। क्रॉस डिक्रीज एंड क्रॉस क्लेम्स क्या होता है? सो दैट इज डेल्ट अंडर योर रूल 18 to 20 में डील किया गया है। एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्री। तो क्रॉस डिक्री का मतलब क्या है? अगर अमाउंट 2 डिक्रीज में इक्वल है
एंड दोनों डिक्रीज एक दूसरे को सेटिस्फाई करती हैं तो फुल सेटिस्फेक्शन एंटर होगी, कोई भी पेमेंट वहां पे रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है एंड कोई भी एग्जीक्यूशन कैरी आउट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ए के पास डिक्री है बी के अगेंस्ट, ठीक है, ए होल्ड्स अ डिक्री अगेंस्ट बी फॉर ₹1000, बी के पास भी डिक्री है ए के अगेंस्ट ₹1000 की। अब दोनों एग्जीक्यूशन पास करेंगे, सेम अमाउंट है, दोनों डिक्रीज क्रॉस कर जाएंगी, तो दोनों डिक्रीज में एग्जीक्यूशन की जरूरत है कि नहीं, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज क्रॉस डिक्री। नाउ अगर अमाउंट डिफरेंट है, सपोज ए के पास डिक्री थी 5000 की, इसके अगेंस्ट बी के अगेंस्ट, बी के पास थी ए के अगेंस्ट ₹1000 की, इसकी ज्यादा तो 4000 की जो पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए एग्जीक्यूशन कैन बी फाइंड। सो दिस इज व्हाट इज given regarding your cross decrees. So where the application are made to the court for the execution of the cross decrees in separate suits for the payment of two sums of money passed between two parties and capable of execution, then सम इक्वल है तो सेटिस्फेक्शन एंटर हो जाएगी, अनइक्वल है तो एग्जीक्यूशन कैरी आउट की जा सकती है अमाउंट डिडक्ट करके, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, दिस कैन बी डन। नाउ एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे भी लगाई जा सकती है। सो कब कोर्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा सकती है वो हमें कहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज गिवन अंडर योर, दैट इज रूल 26 में। When the court may stay execution, so the court to which the decree has been sent for execution sufficient reason show करने के बाद वो execution को stay कर सकती है फॉर अ रीजनेबल टाइम, सो दैट की जजमेंट लेटर कोर्ट को अप्लाई कर सके जितने पास की है डिग्री को, या फिर कोर्ट को जिसकी appellate jurisdiction है, ठीक है, फॉर एन ऑर्डर टू स्टे एग्जीक्यूशन और फॉर एनी ऑर्डर, so there is the time that is given, so court to which a decree has been sent for execution sufficient अगर कॉज शो हो जाए वो स्टे लगा सकती है एक रीजनेबल टाइम के लिए। अगर प्रॉपर्टी या पर्सन ऑफ द जेडी हैज बीन सीज्ड अंडर एग्जीक्यूशन, तो कोर्ट जिसने एग्जीक्यूशन को इश्यू किया है, विच इश्यूड द एग्जीक्यूशन में ऑर्डर द रेस्टिट्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वापस देना, रीस्टोर, रीस्टोर करवा सकती है प्रॉपर्टी को या डिस्चार्ज करवा सकती है ऐसे पर्सन को। ये कहता है बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर टू स्टे एग्जीक्यूशन फॉर द आरसीआर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द जजमेंट डेटर सच सिक्योरिटी फ्रॉम एन इम्पोज्ड कंडीशंस लगाई जा सकती हैं द जजमेंट डेटर एज इट थिंक्स फिट। सो ये तो हो गया स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, ठीक है, जहां पे डिक्री को भेजा गया मतलब यहाँ पे डिक्री पास हो गई है। अगर स्टे लगानी हो एग्जीक्यूशन पे, सूट अभी पेंडिंग है, पेंडिंग सूट के रिगार्डिंग हमें रूल 29 में दिया है, ये ध्यान रखना। 29 डील्स विद जब सूट पेंडिंग है, एनी कोर्ट अगेंस्ट द होल्डर ऑफ ए डिग्री ऑफ सच कोर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the decree was passed, the court may on such person as to security stay execution until the pending, जब तक वो पेंडिंग सूट डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक जो है, सी जो प्रोविजंस हैं टू रूल 29 की वो मैंडेटरी नहीं है, दैट आर टोटली डिस्क्रिशनरी। नाउ इसमें आप जो है साथ साथ आपको सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कब की जा सकती है प्रॉपर्टी अटैच, दैट इज गिवन इन 60, 61, अरेस्ट एंड डिटेंशन के रूल्स सेक्शन जो हमें दिए हैं 55, 58 वो आप साथ साथ जो है इसको पढ़ लेना। एक होता है इसमें जहां से आपको क्वेश्चन आता है गार्निशी ऑर्डर के रिगार्डिंग, गार्निशी ऑर्डर के रूल्स कौन सी है, एक तो आपने ये याद रखना है कहाँ पे हमें दिया हुआ है 46A to 46I में, where that is given is 46A to 46I deals with garnishee order। So इसमें से sometimes question आ जाता है, garnishee का मतलब क्या होता है, judgment debtors debtor, क्या होता है judgment debtors debtor, मतलब कि suppose A is the decree holder, A is the decree holder, B is the JD जिसके अगेंस्ट केस फाइल है, C पर्सन है जिसने जो है D को पैसे देने हैं, सी कौन है, जजमेंट डेटर का डेटर है जिसने पैसे देने, सो अब ए ने भी डी से पैसे लेने हैं, कोर्ट ने ए के फेवर में डिक्री पास कर दी, सो कोर्ट सी को कहता है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग द मनी टू बी जो आपने इसको देनी है जस्ट पे इट टू ई, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जजमेंट डेटर। सो कोर्ट में इन द केस ऑफ डेट which has been attached upon the application of the issuing creditor, नोटिस इशू कर सकता है गार्निशी को जो लायबल है पे डेट करने के लिए,
कि या तो आप कोर्ट में पे कर दो डेट जो भी ड्यू है जेडी से, और सच अमाउंट एज में सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री टू अपीयर एंड शो कॉज कि व्हाई ही शुड नॉट डू सो। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको एक बार ध्यान दे लेना। वैसे तो आपको क्वेश्चन जनरली रूल्स याद रख लेना, ठीक है, कि कौन से रूल्स हैं एंड गार्निश ये होता क्या है वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। रेस्ट एक बार जस्ट सिंपल इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, बाकी क्वेश्चंस इसमें से कम ही आते हैं बाकी दूसरे। देयर इज मोर इम्पोर्टेंट रूल्स फ्रॉम हियर इज अटैचमेंट के रिगार्डिंग रूल्स इम्पोर्टेंट है, 58 and 59 is important. Let's just have reading. एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये कहता है कि अगर कोई क्लेम प्रेफर किया गया, कोई ऑब्जेक्शन रेज की गई अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच की गई है, दैट सच प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू सच अटैचमेंट, कि ऐसी प्रॉपर्टी लायबल नहीं है अटैचमेंट के लिए, तो कोर्ट प्रोसीड कर सकती है टू एडजुडिकेट अपॉन द क्लेम और ऑब्जेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस हियर इंक्लूडेड। तो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट नो सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी एंटरटेन, कोई भी क्लेम या कोई भी ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं होगा वेयर बिफोर द क्लेम इज प्रेफर्ड, जहां पे क्लेम प्रेफर किया गया, जो ऑब्जेक्शन की गई, द प्रॉपर्टी अटैच्ड हैड ऑलरेडी बीन सूट। ये कहता है कि जहां पे कोई ऑब्जेक्शन रेज की गई कि जो प्रॉपर्टी है अटैच की गई है एग्जीक्यूशन पे, कैसी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, तो कोर्ट ऐसी चीज के रिगार्डिंग एडजुडिकेट कर सकता है। बट ये कहता है कि जहां पे बिफोर द, इससे पहले की ऑब्जेक्शन रेज की जाती, प्रॉपर्टी सेल हो गई है, या फिर कोर्ट को लगता है कि ये जो ऑब्जेक्शन है इसलिए रेज की गई है अननेसेसरी डिले करने के लिए, तो वहां पे कोर्ट ऐसी ऑब्जेक्शन को या क्लेम को एंटरटेन नहीं करेगा। सो कोई भी अगर क्वेश्चन रेज होता है, ठीक है, इस चीज के रिगार्डिंग, सो वही कोर्ट जो है डिसाइड करेगी डीलिंग विद द क्लेम और ऑब्जेक्शन, कोई सेपरेट सूट उस चीज के लिए फाइल नहीं होगा। अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन द कोर्ट शैल इन अकॉर्डेंस, कोर्ट अलाउ कर सकती है क्लेम को, ठीक है, रिलीज कर सकती है प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से इधर होली और टू सच एक्सटेंट, डिस अलाउ कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो कोर्ट को सही लगता है। जहां पे कोर्ट ने कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन के ऊपर एडजुडिकेट किया है, मतलब कि डिटर्मिनेशन की है, ऑर्डर मेड थ्रू सच, उसका सेम फोर्स होगा, सेम कंडीशंस अप्लाई होंगे एज टू अपील एंड अदरवाइज इफ इट वर अ डिक्री, जैसे कि वो डिक्री है उसके अगेंस्ट जो है सेम फोर्स अप्लाई हुआ, सेम कंडीशंस को अपील किया जा सकता है। अगर ऐसी क्लेम या ऑब्जेक्शन जो प्रेफर की गई है कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी एंटरटेन करने के, तो पार्टी अगेंस्ट हूम सच ऑर्डर इज मेड, वो एक सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है उस राइट को एस्टैब्लिश करने के लिए विच ही क्लेम्स टू द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। बट सब्जेक्ट टू द, अगर ऐसे सूट का कोई रिजल्ट आता है एंड ऑर्डर सो रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन द क्लेम ऑफ ऑब्जेक्शन, वो क्या होगा, वो कंक्लूसिव होगा, ठीक है, दैट विल बी फाइनल डिसीजन। सो अगर कोर्ट ने किया है एडजुडिकेट, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है वो ऐसे माना जाएगा जैसे वो डिक्री, जहां पे कोर्ट ने ऑब्जेक्शन या क्लेम प्रेफर किया, रिफ्यूज कर दिया कोर्ट ने, प्रेफर किया गया कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया एंटरटेन करने, तो पर्सन एक सेपरेट सूट भी फाइल कर सकता है। स्टे ऑफ सेल, वेयर बिफोर द क्लेम वाज प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन वाज मेड, प्रॉपर्टी अटैच जो है उसकी ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट होती है सेल के लिए, तो प्रॉपर्टी अगर मूवेबल है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है पोस्टपोन करने के लिए सेल को, अगर इमूवेबल है तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है पेंडिंग द एडजुडिकेशन ऑफ द क्लेम ऑब्जेक्शन कि प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्डर्स दैट द कोर्ट कैन पास अंडर योर 59। further is proclamation of sale के regarding there is a rule that is given, that is your rule 66 to 67 जो है हमें further दिया हुआ है। Let's just have a reading to 66 and 67. So कोई भी अगर सेल कंडक्ट की गई है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करेगा एज द कोर्ट में अपॉइंट एंड शेल बी मेड बाय द पब्लिक ऑक्शन, प्रोक्लेमेशन अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन अनाउंस करना बाय पब्लिक ऑक्शन, जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी ऑर्डर की गई है पब्लिक ऑक्शन में एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, द कोर्ट शेल कॉज अ proclamation of the intended sale to be made in the language of the court, court की language में such proclamation
शेल बी ड्रॉन अप आफ्टर नोटिस दिया जाएगा डिक्री होल्डर को एंड जजमेंट डेप्टर को। उसमें टाइम प्लेस लिखा जाएगा सेल का एंड फेयरली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। उसमें लिखा जाएगा प्रॉपर्टी कौन सी सेल होनी है, द रेवेन्यू जो असेस किया गया अपॉन द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट, कोई भी इनकम्बरेंस है प्रॉपर्टी के ऊपर, then the property is liable, the amount of recovery of which a sale is ordered, so सारी चीजें जो है उसमें वो मेंशन की जाएंगी, each and everything will be mentioned in that and the notice will be given to the JD and the decree holder. Only this is important from here. Now what is the mode of making proclamation? ऐसी announcement कैसे की जाएगी? ऑफिशियल गजेट में पब्लिश, लोकल न्यूज़पेपर दोनों में, एंड कॉस्ट जो है ऐसी पब्लिकेशन की shall be deemed to be the cost of the sale. अगर प्रॉपर्टी को लॉट्स में डिवाइड किया गया है, एक दिन स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है सेल को करने के लिए सेपरेटली, तो जरूरी नहीं है सेपरेट प्रोक्लेमेशन करने के लिए हर लॉट के लिए, अनलेस प्रॉपर नोटिस ना दे दिया जाए, ठीक है, कोर्ट को जब तक ना लगे, तो एक ही उसमें भी किया जा सकता है। टाइम ऑफ सेल फर्दर ये कहता है कि नो सेल शैल विदाउट द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द जेडी, जेडी के कंसेंट के साथ राइटिंग में नहीं की जाएगी, until after the expiration of at least 15 days in the case of immovable property and of at least 7 days in the case of movable property calculated from the date on which the proclamation has been fixed on the courthouse of the judge ordering the sale. So ये कहता है कि 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जेडी को, ठीक है, कोई भी सेल उसके कंसेंट के बिना नहीं की जाएगी। अगर उसने 15 दिन में कंसेंट नहीं दिया मूवेबल प्रॉपर्टी 7 डेज में, देन दैट कैन बी डन, ठीक है। तो ये किस दिन से हम काउंट करेंगे? जिस दिन से कॉपी लगाई जाती है कोर्ट हाउस के पास। एडजर्नमेंट की जा सकती है स्टॉपेज ऑफ सेल, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, वो एडजर्न कर सकता है कोई भी सेल को स्पेसिफाइड डे या आर पे, एंड द ऑफिसर कंडक्टिंग सच सेल मेन डिस्क्रिप्शन वो एडजर्न कर सकता है सेल को, प्रोवाइडेड दैट जहाँ पे सेल जो है विद इन द कोर्ट हाउस में ही हो रही है, नो सच एडजर्नमेंट शैल बी मेड, बिना लीव के जो है नहीं की जाएगी। अगर कोई एडजर्नमेंट की गई है फॉर ए लॉन्गर देन 30 डेज, अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन, 30 दिन से ज्यादा के लिए अगर जो है एडजर्नमेंट की गई है तो फ्रेश प्रोनाउंसमेंट करवाई जाएगी, अनलेस द, अगर जेडी ने ही वेव कर दिया देन दैट इज अ डिफरेंट। So these were the important points from here, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट इनमें से रूल्स हैं जहां से आपको जनरली इक्वेशंस आते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर रूल 90। एप्लीकेशन लगाई जा सकती है सेल को सेट असाइड करवाने के लिए इरेगुलरिटी या फ्रॉड के ग्राउंड पर, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया गया है, तो डिक्री होल्डर या फिर परचेजर या कोई और पर्सन, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है, जो इफेक्ट हुआ है इसी सेल से, वो अप्लाई कर सकता है सेट असाइड करवाने के लिए। इसमें मटीरियल इरेगुलरिटी है, फ्रॉड है, नो सेल, कोई भी ऐसी सेल सेट असाइड नहीं की जाएगी इरेगुलरिटी या फ्रॉड के बेस पे। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि एप्लीकेंट हैज सस्टेन सब्सटैंशियल इंजरी, जब तक कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ सब्सटैंशियल इंजरी हुई है बाय रीजन ऑफ सच इरेगुलरिटी और फ्रॉड की वजह से ऐसे पर्सन को जो है इंजरी हुई है जिसको जो है करेक्ट नहीं किया जा सकता। सो सब्सटैंशियल इंजरी जो है दैट इज कि कोर्ट को ये सेटिस्फाई करवाना होगा दैट जो इंजरी है, ठीक है, वो इस तरह की है, इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द पेक्यूनरी लॉस, की दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कि उसको किसी और वे से जो है सेटिस्फाई नहीं करवाया जा सकता। सो कोई भी एप्लीकेशन सेटिस्फाइड करवाने के लिए एंटरटेन नहीं की जाएगी ऑन द ग्राउंड द एप्लीकेशन कुड हैव टेकन ऑन और बिफोर द, अगर जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है डिक्री होल्डर हो गया या जिसका इंटरेस्ट है या इफेक्ट हुआ है, अगर वो पहले एप्लीकेशन लगा सकता था बट उसने नहीं लगाई, तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बाद में जो है सेट असाइड नहीं की जाएगी। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट रूल्स फ्रॉम हियर, ठीक है, जहां से जनरली आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, आप इनको जो है रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने कोई और रूल आपको समझना है, नहीं समझ में आया, यू कैन जस्ट लेट मी नो। इसके साथ अगर आप सेक्शंस पढ़ोगे तो आपको जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शंस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो वो आप जो है देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, यू कैन जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।